फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। जॉर्ज पॉलिया से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? अब ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि आपको या तो पता है या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहुंच सकते हैं। ऐसे तो सारे ही सवाल हैं कि आप कोशिश करें अगर तो आप पहुंच जाएंगे आंसर तक एलिमिनेट करके। भाई एक क्वेश्चन होता है, 4 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एक तो आंसर ही है आपका, तो उस आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी से पढ़ने की कोशिश करनी है, बिना ये सोचे कि कुछ आता है नहीं आता, आज से पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैथ्स पेडागोजी। चलिए 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का क्या? तो एक तो ये याद रखना है, 4 स्टेप का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है, यानी समस्या को समाधान करने की गणित में 4 स्टेप दिए हैं। वो क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस भी लगाएंगे साथ साथ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या आप पहचान पाए। आइडेंटिफिकेशन जो जनरल बाकी स्टेप्स में भी हम देखते हैं, यानी समझ पाए आप प्रॉब्लम को। बात तो ठीक लग रही है। फिर आता है डिवाइस अ प्लान, यानी अब आपके पास एक योजना हो, यानी पहले क्वेश्चन देखा, समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं। लुक बैक करेंगे, वापस से देखेंगे और फिर कैरी आउट करेंगे प्लान को। अब लुक बैक तो एक तरह से रिफ्लेक्शन या रीइवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्लान कैरी आउट करेंगे। प्लान तो यहीं कैरी आउट होना चाहिए था, जब आपने बनाया था उसके बाद प्लान कैरी आउट होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस नहीं लगाई हमने। 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, ए कह रहे हैं। भाई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यहां भी है, यहां भी है। चलो बाकी सबको तो हटा ही देते हैं कि पहले प्लान बनाएंगे, डिवाइस अ प्लान। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे फिर प्लान बनाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए कि पहले योजना क्यों तैयार करेंगे, पहले समस्या को समझेंगे। तो यहां पर समस्या को समझना सेकंड नंबर पे था, जो कि कॉमन सेंसिकल बात है कि भैया ये सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पे होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो। तो ये दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवाइस अ प्लान, यानी प्लान को डिवाइस करना, योजना को तैयार करना। बात तो सही है, यहां पे भी यही है सेकंड में। थर्ड है कैरी आउट, इसमें है थर्ड लुक बैक, और यहां लिखा हुआ है कैरी आउट द प्लान फिर लुक बैक। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते तो ये किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा कि भैया कैरी आउट द प्लान जो है वो पहले आएगा, लुक बैक बाद में आएगा। पहले आप प्लान को करके तो देखेंगे, जो आपने प्लान बनाया है समस्या के समाधान के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद लुक बैक करते हैं कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, फिर आप रिफ्लेक्शन डालते हैं उस समस्या पे या रीइवैल्यूएट करते हैं। तो बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि समस्या को समझना यहां भी सही था, डिवाइस अ प्लान यहां भी सही था। आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, यानी योजना को कार्यान्वित करेंगे। उसके बाद आप लुक बैक करेंगे। क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे, यानी पुनः जांचना। ये हिंदी में यहां पे पुनः जांचना। ये है जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, है ना। जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल नहीं है, मॉडल है। ठीक, तो जॉर्ज पॉलिया 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का 4 स्टेप का एक प्लान देते हैं। पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल देते हैं एक, हिंदी वालों के लिए भी यही है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो UDPL बना सकते हैं, जिसको हम निमोनिक कहते हैं, याद रखने की एक टेक्निक है, PL। ठीक, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है, यानी नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है, कि गणित के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैसा है, इसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स पे काम चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में पढ़ा हो या फिर पेडागोजी की किसी किताब में पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है अपने नेचर में, अमूर्त होता है, जिसको हम मूर्त संप्रत्यों को बना करके या टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा यूज करते हैं जो मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो। कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक एंगल है ना, अब उसके लिए कॉन्क्रीट चीजों का प्रयोग किया जाता है, या तो चार्ट वार्ट बनाया जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, या कुछ एक ऐसी सामग्री प्रयोग की जाएगी जो कॉन्क्रीट हो, क्योंकि ये अवधारणाएं अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते, दिमाग में होती हैं। हायरार्किकल इन नेचर, बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि ये भी गणित की अवधारणाओं का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है या नेचर है, कि ये हायरार्किकल होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, जिसको एनसीएफ कहता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं,
एक दूसरे से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, और जो पीछे वाली चीज है, पीछे वाली जो चीज है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। जैसे आपसे लॉजिकल इन नेचर, बिल्कुल तर्क संगत एक विषय है, लॉजिकल नेचर का विषय है बिल्कुल, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो। कॉन्क्रीट इन नेचर, ये बात गलत है। मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, आपको मूर्त सामग्री के थ्रू टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सहारा लेकर के इसको मूर्त संप्रत्तियों के रूप में समझाना पड़ता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, इसका जो नेचर है, कॉन्क्रीट हम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, इसको मैथ्स नहीं समझना है, ये बस आपकी पेडागॉजी है, ये मान के चलो, ठीक है। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी अगर हम संख्याओं का स्थानीय मान देखें, एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है ना। अब इतना तो हमें बेसिक पता ही होना चाहिए, नहीं वैल्यू सीख रहे हैं जिसको इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं, वो प्लेस वैल्यू हो गया। टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स आपको लेनी है, और वो डिजिट्स कौन सी हैं, 2 नंबर लेने हैं, 3 and 5 से 3 and 5। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है दो संख्याओं से, जो है 3 and 5, ठीक है जी। 3 and 5, इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें इक्वली दोनों संख्याएं यूज हुई हो, यानी 3 और 5 इक्वली यूज हुए हो। देखिएगा, इज योर आंसर यूनिक, क्या तुम्हारा आंसर यूनिक है, बच्चों को कहा गया। अब कहानी यहां अटकी हुई है, अगर आपको ऊपर की कहानी नहीं समझ में आई तो ये पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में ये बात हो रही है कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है वो, देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज, यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। बात तो सही है। बी ऑप्शन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। देखो, ये क्लोज एंडेड नहीं हो सकता। क्लोज एंडेड में क्या होता है, येस और नो, एक सही आंसर होता है क्लोज एंडेड में। जैसे एमसीक्यूज क्या है, क्लोज एंडेड है, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलवा दे, ठीक है। तो क्लोज एंडेड में भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये क्लोज एंडेड है। 2 into 2 कितना होगा, 4 होगा। 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा। ये क्लोज एंडेड है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही, ठीक। तो ये क्लोज एंडेड में एक सही उत्तर होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज या फिर मैच द फॉलोइंग, ये सब क्लोज एंडेड है, ठीक। फिर आता है सी ऑप्शन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड, यानी यदि आप एक गणित में अनेक उत्तर देने वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करेंगे, जबकि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा देना है, रट्टे थोड़ी लगवाने हैं एक उत्तर के, तो ये तो बात गलत हो गई दोनों ही। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, कौन से संदर्भ की बात हो रही है सरकार, कौन सा संदर्भ है यहां, कोई ऐसा स्थिति दी है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी है, कॉन्टेक्स्ट की तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो एक ही उत्तर यहां सही लग रहा है, उसको भी समझेंगे। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज, यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्यों, सिंपली देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें 2 और 3 दिया, कितना नंबर है, 3 और 5, 3 और 5 से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है, 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है 3 और 5 का प्रयोग करके, ठीक है जी। अब 3 और 5 का प्रयोग करें इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों बराबर के यूज होने चाहिए। एक तो आ गया 3 5 3 5, है ना, और क्या आ सकता है 5 5 3 5 5 5 3 3, इसी तरह से इनको, और ये ओपन एंडेड हो गया, कोई इसका एक आंसर नहीं है, अलग अलग बच्चे अलग अलग इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे तेरा गलत है, या तूने ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, तो क्रिटिक भी कर पाएंगे एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, कैसे भी खेलते रहो उसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये ओपन एंडेड हुआ, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, बच्चों को इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मिस सोनाली अ क्लास 1 मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स, यानी कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दी, एक्टिविटीज दी। ये 4 एक्टिविटीज हैं, पढ़िएगा। पहला है सॉर्टिंग शेल्स स्टोन्स टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, यानी भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़ पत्थर, टोकन, प्रतीकों को वर्गीकृत करना, इकट्ठा करना। मतलब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर शेप का कुछ मिला है, एक सर्कल का बॉटल का कैप है, तो वो सब आपने इकट्ठे किए हुए हैं अलग अलग शेप और साइज में। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो एक टीचर ने दी है बच्चों को, क्लास 1 के लिए, छोटे बच्चे हैं, उनको कॉन्क्रीट मटेरियल से ही सिखाएंगे हम।
ठीक बात है। अब हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, यानी आप डिफरेंट स्टिक्स को, छड़ियों को, मान लीजिए जैसे ये पेन ही है अभी मेरे सामने, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनकी लेंथ या हाइट के हिसाब से इकट्ठा करा रहे हैं बच्चों को। ठीक बात है, कंक्रीट मटेरियल से सिखा रहे हैं, ये भी एक एक्टिव रहेगा, बच्चा यहाँ सक्रिय रहेगा। वो बच्चा सक्रिय रहना यानी बच्चे का एक्टिव होना हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में बराबर से लागू होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, कलेक्टिंग स्टिक्स, फीदर्स, लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई देम इन ग्रुप्स, यानी बच्चे स्टिक्स जो भी आसपास छोटी मोटी लकड़ियां मिल रही हैं उनको, पंख मिल रहे हैं, लीव्स मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा, नंबर सेंस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, यानी मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, कि वो मोती पिरो रहे हैं एक एक धागे में, ठीक है, गणना सीख पा रहे होंगे। These type of activities are, पहला ऑप्शन है डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लेजर, यानी मौज मस्ती के लिए की जाती हैं। मौज मस्ती तो इंक्लूडेड होती है, उद्देश्य मौज मस्ती नहीं होता है ना, मौज मस्ती बीच में होनी चाहिए क्लास के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा भाई, टाइम पास क्यों करेगा टीचर, शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो ये मैं आपको हिंदी पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ठीक। ओनली डन इन प्री प्राइमरी, हेंस एन इररेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास 1, यानी सिर्फ प्री प्राइमरी में होनी चाहिए, क्लास 1 में क्यों हो रही है, इसको तो नर्सरी में कराना था, एलकेजी में कराना था। ये भी वाहियात बात हो गई, क्योंकि आप इसी प्राइमरी लेवल 1 पे ही नंबर कॉन्सेप्ट वगैरह उनको सिखा रहे होते हैं। अब आता है डी ऑप्शन, यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर्स, काउंटिंग इन अर्थमेटिक। ये बात सुंदर लग रही है, फिर भी देखते हैं उसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या, गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के लिए आकलन में सहायक। आपको याद है थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनके 3 प्राइमरी लॉज हैं, रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी बच्चे का तैयार होना बहुत जरूरी है। इसमें रेडीनेस, कॉग्निटिव रेडीनेस भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो मैच्योर है उतना या नहीं, और दूसरी रेडीनेस है वो तैयार है, अपने माहौल उसे ऐसा मिला है कि वो सीखने के लिए तत्पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 which of the following processes are indicative of mathematization of child's thinking। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग पे हर बार हर सेट में लगभग आता ही है। मैथमेटाइजेशन क्या है, बच्चे के थॉट को आप मैथमेटाइज कर पाए, उसके सोच में मैथमेटिक्स आ पाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो बस मैथ्स में ही बात करे, बट आसपास वो मैथ्स देख करके दिमाग में उसके मैथ्स चले, उसकी चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट है आपका, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं कि अब बच्चा जो है वो मैथमेटिकली सोचने लगा है। पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू। देखो बच्चा एक्टिव है क्या फॉर्मूला में, ये तो रटने वाली भी बात हो गई। और दूसरा, इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला, तो ये तो रटना हो गया, रोट मेमोराइजेशन है, रटने से बचना है। सारे पेडागोजी के फंडे हर सब्जेक्ट में पेडागोजी में सेम लगते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए, इससे भागना नहीं है मैथ से, सिर्फ ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप डर निकल जाएगा पेडागोजी का, ठीक है। ऑप्शन है सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फॉर एन आंसर की। अगर आप सिर्फ फॉर्मल मानक क्रियाएं जो हैं उन्हीं स्टेप्स को ही चेक करते रहेंगे तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बच्चा एक्टिव नहीं है यहाँ। एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स एंड डिस्कसिंग द आंसर्स विद पीयर्स एंड टीचर्स, यानी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी आसपास भिन्न वस्तुएं पड़ी हुई हैं या आसपास रखी हुई हैं, मान लीजिए ये बॉटल है, ये माउस है, कोई रिमोट है, तो अनुमान लगाना क्या इसका, अच्छा इसका कितना वेट हो सकता है, ठीक। इसमें क्या है भाई, चारों ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। अगर आपको गणित नहीं भी आता, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, तो ये उत्तर ज्यादातर चांसेस हैं, 99% चांस है कि यही सही होगा जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ठीक। डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो स्ट्रिक्ट लिखा हो, रिजिड लिखा हो, लेबल करना, सेग्रीगेट करना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ा हो ये जरूरी नहीं था, बस आपको बच्चे के भले के बारे में पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और जवाब दीजिएगा। तो एनसीएफ 2005 द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। दिस मीन्स व्हाट, यानी जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो बताता है कि कैसे किस सब्जेक्ट के साथ डील करें, क्या तरीके हों जिससे हम करिकुलम बना पाए,
तो ये कह रहा है कि जो गणित शिक्षा का आकार है वो चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, तकुआकार होता जा रहा है, यानी टॉल होता जा रहा है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो आपको एक तो ये चीज समझनी है कि हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड, कि होना कैसा चाहिए था, ब्रॉड और राउंडेड होना चाहिए था, बट ये टॉल होता जा रहा है। तो अगर टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स आपने कभी भी पढ़ा है, जो कि पहले पेपर में ऑफलाइन में भी इतनी बार आ चुका है, ऑनलाइन में भी देख ही रहे हैं आपके आया हुआ है, तो इससे आप बच तो सकते नहीं है। तो टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है। टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, मतलब जो ऐसे बना हुआ हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आता मैथ्स में तो आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। यही है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इससे होता क्या है, कई बार बच्चा मान लो मिस कर दिया तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाता है, तो हम इसकी जगह फोकस राउंडेड कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। तो राउंडेड से क्या होगा, या ब्रॉड अगर हो जाएगी शेप तो इससे बेसिक भी साथ में क्लियर होगा बच्चे का। मान लीजिए कहीं मिस भी हो गया कुछ तो वो बेसिक भी यहां इंक्लूड होता है, जबकि टॉल शेप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको पिछली क्लास का नहीं आता या उससे पहले लेवल का नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको समझ आने वाला है। तो टॉल शेप की बजाय क्या होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। टॉल समझ में आ गया ना, एक से दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं अपने आप में। अगर हम बात करें यहां तो पहला ऑप्शन है देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे, कोई सेंस है इस बात की। बी ऑप्शन है टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी गणित पाठ्यक्रम में विषयों का जो परिचय है वो कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका, चलो देखते हैं। ओवर द इयर्स द मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स। ये तो खराब बात हो गई, दुनिया से अलग टॉपिक्स आ गए क्या। फिर आता है डी ऑप्शन, इसको ए लिख दिया है। A curriculum acceleration has led to pruning of some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics education। यानी पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण ये जो एक्सेलरेशन है, जो हम और इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ आधारभूत विषयों को काट छाट की गई है, जिससे जो बेसिक है उसका समावेशन कई बार नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए। ये ज्यादा आपको समझदार आंसर नहीं लग रहा, बजाय कि आप बी के साथ जाएं। कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को हायरार्किकल मैनर में या फिर फ्लो चार्ट के द्वारा एक दूसरे से जोड़ करके समझा गया हो। कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी इनको अवधारणाओं का जो मैप है, मानचित्र है, उसका प्रयोग किया जाता है मैथमेटिक्स में। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। प्याजे में आपने 4 फैक्टर्स होते हैं और 4 होती हैं स्टेजेस। ठीक, फिर उसमें भी आपने समझा कि 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं, एसपीसीएफ, फिर किसमें किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक, फिर यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स थे एमईएससी, इनको समझा। फिर यहाँ से इक्विलिब्रेशन से निकला क्या कि अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर अडेप्टेशन में 2 चीजें हैं, वो क्या है, एसिमिलेशन और इंक्लूजन है। बन गया आपका कॉन्सेप्ट मैप, जिसको आप माइंड मैप भी कह देते हैं। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, माइंड मैप थोड़ा सा किसी छोटी चीज को लेकर के भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को लेकर के होगा। ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या करता है, एक जाल बन जाएगा रिलेशनशिप्स आपस में, कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स के क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी, सही है बात। इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या ये लीनियर लग रहा है आपको? ये स्पाइरल नहीं है अपने आप में, लीनियर होता है सीधी रेखा बस। अच्छा, एक के बाद 2, 2 के बाद 4, खत्म। ठीक, ये लीनियर तो कहीं से नहीं लग रहा है, एक सीधी रेखा में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन लर्निंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग। यानी इनको हम यूज कर सकते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहां हो रही है जब आप डायग्नोस कर रहे हैं। दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई टीचर को भी क्या है, नए इनसाइट्स मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के बारे में। 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं और ये तीसरा हमें पॉजिटिव भी लग रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए भी सही है, बी गलत है। ए, सी और डी ऑप्शन है ऐसा कहीं है हमारे पास, डी ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन होता किस लिए, फीडबैक के लिए। रचनात्मक आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं, एफ ए जिसको हम कह रहे हैं, तो देखेंगे चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट। ये कहां हो सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड में। पहला ऑप्शन ही पढ़ लिया करो, उसके हिसाब से अगर समझ में आ जाए तो ईजी हो जाएगा। पहले ऑप्शन पढ़ लिया आपने तो अब आपको पता है कि टीचर सेंटर्ड के बारे में बात हो रही है, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है आपको, 2 जगह पे दिख रहा है बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट ऑप्शन 2 जगह पे दिख रहा है, यानी 3 जगह पे दिख रहा है बल्कि, है ना। कई बार तो ऐसा होता है इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाकी और कहीं होता ही नहीं। तो बी का 4th वाला, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ कम से कम।
बी ऑप्शन देखते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि फोर्थ तो सही नहीं हो सकता। टीचर सेंटर्ड हो गया, ये फॉर्मेटिव का भी पता करेंगे। चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज, तो ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड में, जहां टीचर और बच्चा दोनों ही एक्टिव होते हैं। ये बात हमने सैकड़ों बार पढ़ी है सीडीपी में भी, है ना। तो सी का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। सी का सेकंड कहीं दिख रहा है हमें, यहीं पे दिख रहा है, सिर्फ सी का सेकंड सिर्फ यही है, बाकी में है ही नहीं। सिंपल आंसर है, अगर आपको वो दोनों ये चेक भी नहीं करने तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, है ना। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं, जो थोड़ी सी मेहनत और समझ से आएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक डेवलप हुए हैं, आपने 4 ऑप्शन नहीं भी चेक किए तब भी आपको समझ में आ गया। और ये आपको लग रहा होगा कि अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, बट ये खेलना आप सीख जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो कीजिए। अगर हम बात करें यहां तो आपके टीचर सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। ग्रुप असेसमेंट का मतलब बच्चे ग्रुप में असेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस। एक दूसरे की सामाजिक जो भी स्किल्स हैं, साथ में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब सीख पाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक ही उत्तर बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन होगा कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, finds out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality, यानी स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक दोनों के बारे में आप पता कर पाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज होगी, रचनात्मकता की बात होगी। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यूट्यूब में फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, बताइएगा। यानी प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे बच्चा कितने साल का है, 6 से 10 साल का होगा। अब फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल पे 6 से 11 साल का बच्चा अगर है, तो फर्स्ट टू फिफ्थ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके आकलन के लिए, उसको असेस करने के लिए। पहला ऑप्शन है अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिर्फ रिकॉल बेस्ड चीजें हों, फॉर्मूले के रट्टे लगाए हुए हों। रिकॉल करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसको मेमोराइजेशन या रटना कहते हैं, तो इससे तो आप दूर भाग जाइए। और लेकिन नॉट पूछा था तो यही सही लग रहा है हमें, बाकी देखेंगे तीनों ऑप्शंस। अ सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के स्तर के अनुसार अगर एक सब्जेक्टिव टेस्ट बना रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रख के, सही है। यूजिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पढ़ाने में, ये भी सही है, या आकलन में। यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, समझ इससे बेटर होती है, डिफिकल्टीज का पता लगता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पे आधारित हो, रटने पे आधारित हो, मेमोराइजेशन पे, रिकॉलिंग पे आधारित हो, वो गलत तरीका है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। क्लास टीचर इज यूजिंग अ वेराइटी ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल, यानी मूर्त सामग्री का प्रयोग, जैसे बॉटल है या फिर एक अबैकस हो सकता है या जियो बोर्ड हो सकता है। ये क्या मूर्त सामग्रियां हैं जिनको टच और फील किया जा सकता है, उनके थ्रू एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को, संपत्तियों को पढ़ाना। बताइएगा, ठीक है ना। दे देंगे मनीषा ईवीएस और मैथ्स के नोट्स पे काम लगता है। आपको लगता है कि एक तो ये इतने से हैं, बट उस पर मल्टीपल टाइम्स काम लगता है, फिर भी एक आध छोटी मोटी मिस्टेक टाइपिंग की हो जाती है। इतने सारे प्रिंट हो गए घर में इकट्ठे, जिसमें वो बार बार प्रूफ रीड कर करके उसमें से कुछ चीजें हटानी है, लगानी है, ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे एक एक करके। बताइए फटाफट से। ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं अयान, उसको क्या समस्या आ रही है। मैराथन कराएंगे जल्दी, जैसे आपको नोट सारे मिल जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। चलिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें तो बात हो रही है किसकी, कॉन्क्रीट मटेरियल की। टू टीच, यानी कॉन्क्रीट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आप चार्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं, जो वो चीजें जिनको टच फील किया जा सके। तो डाइंस ब्लॉक पढ़ा क्या रहे हैं पहले तो ये देखना जरूरी है ना। टू टीच प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वही आपका कि इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है, उस तरह से समझाने के लिए तो डाइंस ब्लॉक का यूज करेंगे। बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स अनबर्न्ड, यानी जो माचिस की तिल्लियां बिना जली हुई, क्योंकि जली हुई माचिस की तिल्ली में कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे, है ना भाई। अगर बिना जली हुई नॉर्मल माचिस की तिल्लियां तो आप लगा के दिखा दो कि अच्छा ये जो है तीसरे नंबर पर, ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, अच्छा इसका फेस वैल्यू क्या है, अच्छा ये ऐसे देखें तो एक अपने आप में इसकी वैल्यू है। तो ये क्या हुआ, ये आप सिखा सकते हो। डाइंस ब्लॉक में भी यही होता है कि आप प्लेस वैल्यू के लिए चाहे दिमाग में याद भी रख सकते हैं आप, प्लेस वैल्यू के लिए, डेसिमल वगैरह के लिए भी डाइंस ब्लॉक का यूज कर लिया जाता है। ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मैथ्स के, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फेक करेंसी नोट्स, फेक करेंसी नोट से आप कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे। अब 10 रुपए का नोट है, उसमें से 0.5 करके फाड़ के थोड़ी ना दिखाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। अबैकस का प्रयोग डिवीजन को छोड़ के कैलकुलेशन में, नंबर काउंटिंग वगैरह में यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी। तो अबैकस भी यहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लेस वैल्यू की हो रही है। तो वो पॉइंट्स में कैसे दिखाओगे अबैकस में चीजें,
या मतलब टेंस और वंस के प्लेस पे कैसे दिखाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट मटेरियल? कौन सा जो है वो सही है इस केस में प्रोपोर्शनल है? बताइएगा। ए एंड डी आर प्रोपोर्शनल, तो डी तो नहीं है। ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं, समानुपाती हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं नहीं, ए ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। ए कैसे कह रहे हो भाई? ए और डी समानुपाती हैं, इसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते ना आप अबेकस का। यहां पे प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? ए है, कैसे प्लेस वैल्यू पढ़ाओगे इससे? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बच्चे के आकलन की बात है, ये सीसीई आपका हर सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान का, ओल्ड नॉलेज का पता लगाना जरूरी है, उसको चेक करना जरूरी है कि उसको पहले से कितना आता है। नया सब्जेक्ट या नया कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले इसका रीजन आपको बताना है। फटाफट बताइएगा क्या रीजन होगा इसका। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स। कोई भी रीजन ये नहीं हो सकता कि बच्चों को रिकॉल कराना, मेमोराइज कराना, रट्टे लगवाना, इसलिए कोई भी पढ़ाई आज की डेट में नहीं करानी चाहिए। ये है बात, पेडागोजी में याद रखना है। मैथमेटिक्स इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी मैथमेटिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। पूर्व ज्ञान इसलिए थोड़ा हम देख रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये मल्टी डिसिप्लिनरी की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे बात हो रही है पूर्व ज्ञान को चेक इसलिए करते हैं कि आगे कैसे पढ़ाएं। तो इस पे भी हमें डाउट है कि कम सही हो सकता है, फिर भी इसको छोड़ देते हैं। इट इज हेल्पफुल इन समेटिव असेसमेंट। अब जहां पे एक्टिविटी कराई जा रही है, हम चेक कर रहे हैं बच्चों को पहले कितना पता है, आगे सिखाना है। समेटिव असेसमेंट तो जजमेंट के लिए होता है, ये तो फीडबैक के लिए है, प्रीवियस नॉलेज, ताकि आप टीचिंग लर्निंग को सुधरवा सकें। ये तो ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम हो गए कि इतने % मार्क्स आए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी प्रीवियस नॉलेज हम इसलिए टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि जो गणित के संप्रत्य हैं वो हायरार्किकल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। अगर बच्चों को पहले से नहीं आता, मान लीजिए जोड़ना भी, तो आप कैसे उसको आगे की कहानी सुनाएंगे, समझाएंगे? कैसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएंगे? कैसे आप उसको बाकी चीजें सिखा देंगे जब उसको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती? तो आप पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि ये है किस लेवल पे, उस हिसाब से फिर आप पढ़ाना शुरू करते हैं वहां से। ठीक, तो हायरार्किकल है अपने आप में गणित, इसलिए इसका रीजन ये है, ना कि इंटीग्रेट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इसलिए थोड़ी ना प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग इसलिए होती है कि आगे जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परिभाषा तो यहां कोई नहीं दी हुई। प्रपोजिशन है, ओपन सेंटेंस है या कंजंक्शन है? बताइएगा। ओपन सेंटेंस यानी मुक्त वाक्य। मुक्त वाक्य क्या होगा? जहां पे बच्चों को कह दिया जाए कि 13 किस किस का योग हो सकता है, तो वो ओपन एंडेड हो जाएगा कि भाई 6 और 7 का भी हो सकता है, 9 और 4 का भी हो सकता है ना, ये ओपन एंडेड है। बट ये तो फैक्चुअल है, इसका तो एक ही आंसर है। 6 और 7 13 होते हैं, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ओपन कहां से? तो क्लोज एंडेड है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। कंजंक्शन यानी जिसमें दो चीजों को जोड़ के, कंपाउंड में दो चीजें काम कर रही हूं। यहां जोड़ने का मतलब कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि दो को जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन बन गया, है ना। कुछ साथ में जुड़े हुए दो टॉपिक हो, उसकी बात कंजंक्शन को हम जोड़ेंगे यहां पे। तो ये प्रपोजिशन है, अगर देखा जाए तो क्या है, ये साध्य है, प्रपोजिशन है कि साथ में जोड़ करके, अगर एक प्रपोजिशन, बेसिकली इसको ऐसे देखिएगा, जब आपको पता हो क्लियरली कि इसका एक ही डिक्लेरेटिव आंसर है कि ये करेंगे तो यही आएगा, तो वो प्रपोजिशनल कहलाते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वाली बात हो गई यहां पे, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो, आपको पता है आंसर एक ही होगा, तो उसको प्रपोजिशनल कहेंगे, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज वहां शो हो रही है। डिक्लेरेटिव क्या मतलब? डिक्लेयर कर दिया, 7 और 6 जो है 13 होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस? यानी कॉग्निटिव डोमेन की जब हम बात करते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे आ जाइए, उसमें कितने 6 लेवल्स हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा एक पार्ट है, पॉइंट है कॉग्निटिव डोमेन का जो रिस्पॉन्सिबल है? नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा रिकॉल बेस्ड चीजें होती हैं। डेफिनेशन याद कर ली, है ना, याद करने वाली चीजें होती हैं कि अच्छा फलानी जगह का नाम बताओ, अच्छा भारत की कैपिटल कौन सी है, तो आप फटाफट से बता दोगे अच्छा न्यू दिल्ली है, दिल्ली है। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं एनालिसिस, इसकी कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन में भी आप समझते हो, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस नहीं लगती, आपको समझाया जा रहा है और आप समझ रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अप्लाई करने में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं लग रही, जो आपने सीखा है उसको सीधा अप्लाई कर रहे हैं आप। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये होते हैं हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हायर लेवल स्किल्स की ही जरूरत होती है। तो आप एनालाइज करें, चीजों को टुकड़ों में विभाजित करें, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कहां गलती हो रही है पेपर में, क्यों हो रही है, क्या कमी है,
टुकड़ों में तोड़ के देखना पड़ेगा, एनालाइज करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, दिशाओं में सोचना पड़ता है। सिंथेसिस तो अपने आप में ही सब कुछ जितना भी आपको पता है उसको जोड़ के कुछ नया बनाना सिंथेसिस है, क्रिएटिंग भी कहते हैं इसको। तो ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही, ये तो क्रिएटिविटी का अच्छा खासा उदाहरण है। इवैल्यूएशन में भी आपको जजमेंट का, चीजों को रिफ्लेक्ट करने का सारा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। पहले तो यही हाईएस्ट होता था, आज की डेट में ये है। नॉलेज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, नॉलेज तो कतई भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता, ठीक। तो बाकी ऑप्शन तो बचे ही नहीं, बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है इसका, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कराई हुई है, ये कॉग्निटिव देखिएगा फटाफट से, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ये, बट इसीलिए आपको अलग अलग सेट से प्रैक्टिस थोड़ी कर लेनी है। टू सॉल्व 76 into 32, यानी 76 को गुणा करना है 32 से। अ स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड, स्टूडेंट क्या करता है, एक मेथड प्रयोग करता है 76 into 32 करने के लिए। वो 70 + 6 लिखता है ब्रैकेट में और मल्टीप्लीकेशन लगाता है, 30 + 2 कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 into 30 + 6 into 30 ऐसे करते थे ना हम लोग, दोनों को एक एक से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर ये करेंगे, टोटल जो जोड़ है वो सॉरी गुणनफल है वो निकल करके कितना आ रहा है, इतना आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक बार ही हटा दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 180 के बीच में जोड़ का निशान लगेगा, ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता, हम मान लेते हैं आपको नहीं पता ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या चल रहा है, आपके सर में दर्द हो गया उसको देख के, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि तोड़ के ही लिखा है, बस अलग अलग वे में लिख दिया है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये भी तरीका हो सकता है। आपको या तो सिंपल गुणा करनी आती हो, अगर तेज है आपकी गुणा, नहीं तो आपने देख लिया कि हाँ बच्चे ने आंसर तक पहुंच गया डिफरेंट तरीके से, इसको देख के वैसे भी पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाई है बच्चे ने, ठीक। फॉर द अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट सही है ऊपर दिए गए मेथड के लिए। तो या तो आप इस मेथड को देख के समझ जाएं कि बच्चे ने ब्रेक करके अलग अलग तरीके अपनाए हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको मल्टीप्लिकेशन आपकी तेज है करके देखना चाहते हैं, ज्यादा समय है पेपर में, तो ये करके देख लीजिए, अगर आंसर सही आ रहा है इसका मतलब बच्चे ने कोशिश तो की है। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इनफॉर्मल टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी डिस्करेज्ड, यानी अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक, यानी जो औपचारिक नहीं है, जिनको हम जनरली क्लासरूम में यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम बच्चे को अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व ही नहीं करने देंगे, तो ये गलत है। डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज ही करेंगे, उसको सोचने का मौका देना है। स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा होता तो फिर वो इतना दिमाग कैसे लगाता। द मेथड यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है ये पता है बच्चे को, ये दर्शाता है। चलिए पॉजिटिव लग रहा है। स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर यूजिंग दिस मेथड। अब वो वाला टीचर आपको नहीं बनना है कि बच्चा अगर ऑल्टरनेटिव थिंकिंग प्रयोग कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रयोग कर रहा है, तो आपका नहीं, मैंने जैसे बताया था वैसे तो किया नहीं, एक शब्द चेंज कैसे किया, चलो 2 नंबर कट गए, ये नहीं करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और उसको समझा सकते हैं कि ठीक है ये सारी चीजें आपको पता है, अच्छी बात है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन किया तो उसने सही ही है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत बार पूछा जाता है जियो बोर्ड पे क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज कुड बी, यानी जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है, यानी जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज जो हम कराते हैं उसका रीजन क्या होगा, ये पूछा है। The most appropriate reason for introducing geoboard based activities। geoboard क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझने के लिए एक बोर्ड होता है जिसपे आप नेल्स लगा करके, मतलब वो जो कीले या जो पिन्स होती हैं उनका यूज करके आप ऐसी शेप्स दिखा सकते हो बच्चों को, और ये कॉन्क्रीट रूप में कि बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छा ट्राइंगल की शेप बनानी है ऐसे बन सकती है, ये ऐसा ट्राइंगल होता है, ये 4 शेप का स्क्वायर होता है, मतलब 4 साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है, फिर अगर हम बात कर रहे हैं ये आपका रेक्टेंगुलर है, इस तरह से आप डिफरेंट चीजें दिखा सकते हो, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली वो आप दर्शा सकते हो जियो बोर्ड पे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, इस बार हो जाएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड, ये मजाक मैं कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, सब काल्पनिक बिल्कुल इमेजिनरी बातें चल रही हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज की, तो टू टीच लाइन्स एंड एंगल्स टू लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स टू लर्नर्स, अच्छा चलो मान लिया। टू टीच वॉल्यूम टू लर्नर्स, वॉल्यूम के लिए तो आप इसको कैसे ही बढ़ा पाएंगे, है ना। अब ये कोई ग्लास तो बना नहीं देंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, जियो बोर्ड में ऐसा तो कोई जगह होती नहीं है। टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशंस इन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, क्या ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इन दोनों से बेहतर नहीं है क्या ये, इन दोनों को अपने अंदर समाहित कर दिया, इंक्लूसिव है, ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। Which of the following represents the correct sequence of development of geometrical understanding according to Van Heel's theory? Van Heel की जब हम बात कर रहे हैं,
या हिंदी में कहें वैन हीले की जब हम बात कर रहे हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। ये ज्योमेट्री के बारे में ही बात करते हैं वैन हील। इन्होंने कुछ 5 लेवल्स दिए हुए हैं जो 0 से शुरू होते हैं, तो नंबर के हिसाब से 4 है, वैसे 5 लेवल्स हैं। क्या वैन हील की थियरी का सीक्वेंस बता दो, सारी बात खत्म हो जाएगी। रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप्स, एनालिसिस, डिडक्शन, एक्सियोमेटिक्स। रिकॉग्निशन, इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। जब आप शेप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, मतलब आप डिफरेंस कर पाते हैं। बेसिकली शेप के आधार पे आप चीज देखते हैं। आपके लिए सर्कल भी सर्कल है और आपके लिए ओवल भी सर्कल ही जैसा होता है, तो आप शेप या विजुअलाइजेशन के बेसिस पे समझते हैं चीजों को। फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस समझने लगते हैं, तो आप एनालाइज करने लगते हैं। फिर आप देखते हैं रिलेशनशिप दोनों में क्या है। अगर जो स्क्वायर है और ट्राइंगल वो है रेक्टेंगुलर, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे आप इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन और एक्सियोमेटिक्स। बात तो ठीक लग रही है, बी ऑप्शन ही आप लोग कह भी रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वैन हील की थियरी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। देखिएगा एक बार, इस पे हालांकि हम चर्चा अलग से भी करेंगे। सबसे पहला होता है शेप्स, इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। 0 लेवल है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ने के लिए ये सारे लेवल्स इन्होंने दिए हैं। तो शेप्स जिसको उन्होंने विजुअलाइजेशन कहा था वहां पे, या रिलेशनशिप्स जैसा कोई एक वर्ड आई थिंक दिया होगा। रिकॉग्निशन, क्या आप पहचान पाते हैं शेप के बेसिस पे, विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये ट्राइंगल है या जो भी है। मतलब आप शेप, आप सर्कल को भी गोल ही मानते हैं और आप ओवल को भी गोल ही मानते हैं। शेप के आधार पे आप देखते हैं। आपको जब आप छोटे बच्चे हैं और आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता होता, तब की बात चल रही है। फिर आती है बात किसकी, क्लासेस ऑफ शेप्स की, यानी अब आप एनालाइज करना सीखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं शेप्स की, तो एनालिसिस आता है। फिर उसके बाद जाकर के आप पहुंचते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन पे, ठीक है, जहां आप रिलेशनशिप भी देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बीच और समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है। इसी को रिलेशनशिप्स कह रहे थे हम। फिर आपका एक्सियोमेटिक आ जाता है, जो कि यहां पे अगर हम देखेंगे, वैसे यहीं तक क्वेश्चन आता है, डिडक्शन तक ही जनरली, उसके आगे आता नहीं है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी एक बात सही नहीं है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पहला टॉपिक है अगर आप पेडागोजी उठा करके देखते हैं, और इट इज अ साइंस ऑफ स्पेस, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। चलिए ठीक है। मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। हाँ, एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। 2 + 2 4 ही होंगे, कुछ और नहीं हो सकते। पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। जबकि मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर, ये भी बात सही है, टू द पॉइंट होती है। ऑल एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स, ये कहना यहां बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या है, अज्यूम्ड ट्रुथ्स हैं, मान लिए गए हैं कि ऐसा सही होता है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्स हैं, ये मान लिए गए हैं, अज्यूम्ड हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। पोस्टुलेट्स के केस में क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवधारणाएं होती हैं। एक्सियोम्स बाकी अर्थमेटिकल जितने भी अदर देन ज्योमेट्री अवधारणाएं होंगी जिनको हम मान लेते हैं, उनको एक्सियोम्स या पोस्टुलेट कहा जाता है कि हाँ भैया ये सिद्धांत पड़ गया या ये चीज ऐसे ही होगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन a math unit test, Miss Fatima has included a question क्या इंक्लूड किया मिस फातिमा ने, जो कि टीचर हैं। If the sum of 2 numbers is 17, यानी 2 संख्याओं का सम जो है 17 है, 2 संख्याओं का योग, what are the numbers? This is an example of। 2 संख्याओं का योग कितना है, 17। तो ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस तो दिए नहीं है। कौन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वो होगा जब कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो, कोई सिचुएशन दी हो। फिर है क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर नहीं है, तो कई संख्याओं का योग हो सकता है। आप इसको 9 और 8 कह लीजिए, आप इसको 10 और 7 कह लीजिए, ठीक है, और कई लोग इसको 13 और 14 4 भी कह देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का योग 17 आ सकता है। तो ये ओपन एंडेड हो गया, इजी है, ये तो फ्री के नंबर है एक तरह से, मुक्त श्रेय वाले या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे के क्राइटेरियन, सीटेट याद रखना है, जिसमें क्राइटेरिया होगा उतना पास कर लो। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, मेरिट वाला सीन है कि आप दूसरों से आपको आगे आना पड़ेगा। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, पढ़ते हैं। रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ क्राइटेरिया, यानी एक मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। यानी कोई क्राइटेरिया सेट है कि भैया 60% नंबर ले आओ सीटेट में, नंबर आ जाए 90 आपके 150 में से, तो आप हो गए पास। ये क्या एक क्राइटेरिया सेट है अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आज आई थिंक आपको मिले हैं जो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स। अगर हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, तो इट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बिल्कुल भी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल में काम नहीं आता। ये सीधा सीधा आपको नौकरी दिलाएगा। अगर आप मेरिट में आ रहे हैं, आपके डायग्नोस्टिसिटी गई तेल लेने, कोई आपके गैप पता नहीं करने वाला, क्या हुआ था, कहां गलती रह गई, कुछ नहीं।
है ना। ये कोई फॉर्मेटिव टेस्ट तो नहीं है, ये तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो वैसे भी गैप का पता नहीं करते, ये तो जजमेंटल होते हैं इन नेचर। तो ये क्या हुआ, ए ही सही है सिर्फ, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट, नहीं, ये बी ही ऑप्शन होगा, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ए ही सही है, बाकी जो है वो गलत है। किसी मनप्रीत हैज गुड मैथमेटिकल रीजनिंग सो शी विल हैव, यानी मनप्रीत एक बच्ची है जिसकी गणितीय तर्कणा अच्छी है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी है, गार्डनर जिसको कहते हैं, तो लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी इस बच्ची के अंदर पाई जाएगी। प्रीत एक बच्ची है जिनके पास अच्छी गणितीय तर्कणा है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, तो ये क्या करेंगी, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। हाँ बिल्कुल सही बात है। रिकॉल करना कोई रीजनिंग में नहीं आता, तर्क में नहीं आता। मान लीजिए आप कोई चीज भूल रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी आपके तर्क में कमी है ना। एबिलिटी टू डू एररलेस कैलकुलेशन, अब क्या मतलब, बच्चों को रोबोट बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें तर्क या जो इंटेलिजेंट होगा उससे कभी गलती नहीं होगी। एबिलिटी टू रिसाइट मैथमेटिकल फॉर्मूला करेक्टली, मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी इसी के साथ। अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, ये हर बार क्वेश्चन आता है, आप इसको जो भी कहना चाहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कुछ लोग स्टार बनाते हैं, मोस्ट फेवरेट लिख लीजिए मेरी भाषा में, तो ये बहुत पूछा जाता है। ऐसे कई क्वेश्चन आज रहे हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अगर हम बात करें कि संख्या ज्ञान के विषय में नंबर सेंस की बात करें तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, तो पहले हमें याद रखना है कि सीरिएशन इसका पार्ट है। सीरिएशन क्या होता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप चीजों को लगाना सीखते हैं, उससे आपका संख्या ज्ञान बढ़ता है। संख्या ज्ञान, 4 चॉकलेट दी बच्चे को, 2 ले ली, तो या फिर जो बड़ी चॉकलेट है उसको सीरीज में लगा पा रहे हैं, समथिंग। हायरार्किकल इंक्लूजन हमने शुरुआत में ही बात की थी, हायरार्किकल इंक्लूजन भी नंबर सेंस का ही पार्ट है। उसका रीजन क्या है कि हायरार्किकल मतलब आपको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे 5 है तो 5 का मतलब है कि हायरार्की में ऊपर है तो 4 इसके अंदर अपने आप समाहित होगा, 4 में 3 अपने आप समाहित होगा, 5 में 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, जब मिलके 5 बना होगा। तो यानी हायरार्की है बढ़ते हुए क्रम में, पदानुक्रम में। क्लासिफिकेशन होता है कि आप चीजों को बांट के देख पाए कैटेगरीज में कि भैया ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी, ये वाली शेप एक कैटेगरी में आएगी। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ये भी नंबर सेंस आपका डेवलप कराता है। ईगोसेंट्रिज्म जो है इसका बिल्कुल कतई भी पार्ट नहीं है। आत्म केंद्रित होना ये वो प्याजे वाला ईगोसेंट्रिज्म है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो सोचता है जैसा मैं फील करता हूं वैसा सब फील करते हैं। इसका नंबर कॉन्सेप्ट से कोई भी लेना देना यहां नहीं है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज हेल्प्स, यानी गणितीय भाषा सहायक होती है। बताइएगा एक बार, मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स की अपनी भाषा है, एक टर्मिनोलॉजी है। हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, बट मैथ्स की स्पेशली है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में सही है, बताइएगा एक बार। गणितीय भाषा सहायक होती है किस चीज में, इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिल्कुल, आपको जब आप एक नंबर, वो जो एक वर्ड प्रॉब्लम होती है कि 2 आलू थे, 2 टिंडे थे, उन दोनों को जोड़ दिया तो आलू टिंडे 4 हो गए, है ना, ये क्या वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज से डेवलप होती है। बिल्कुल पॉइंट है कि आप वो समझ के पता कर पाते कि अच्छा कुल लिखा है तो टोटल जोड़ने की बात हो रही होगी, ये अपने आप में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। फिर ऑप्शन है बी, इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी संप्रेषण और वाचन कौशल को बेहतर करता है। तो भाई फिर लैंग्वेज किसके लिए पढ़ा रहे हैं, लड्डू के लिए नहीं। इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये बात फिर भी हमें लॉजिकल लग रही है। और 3 ऑप्शन चूज करने का यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप इसको साथ में ले भी लेते तो वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो संप्रेषण और वाचन कौशल के लिए तो भाई इतनी लैंग्वेजेस किस लिए पढ़ाई जा रही हैं, इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं। ये गणित का काम थोड़ी है यहाँ पे, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का काम नहीं है। वो जनरली तो आप नॉर्मल भाषा में यूज भी नहीं करते कई बार। तो ए और सी तो यहाँ सही है, बाकी जो बी है वो सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।